हेलो डियर ड्रॉपर्स, कैसे हैं आप लोग। सुना है इस बीच नीट का रिजल्ट आने वाला है। टेंशन तो हो ही रहा होगा। कोई बात नहीं, सबको टेंशन हो रही है, हमें भी हो रही है। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। पर अभी तो हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के नोट्स पर हैं, जिसमें सेकेंड नोट्स तक हो गया है। आज हम थर्ड नोट्स का आइडियो बनाने वाले हैं मनीष दुबे सर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली नोट्स में हमने थोड़ा बहुत लंग्स के बारे में, कवरिंग ऑफ लंग्स के बारे में, और जो कंडक्टिंग जोन है, रेस्पिरेटरी जोन है, इन सब के बारे में देख चुके थे। अब अगला टॉपिक आता है हम लोगों का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम मेनली मसल्स का बात करें, क्योंकि जो भी ब्रीथिंग होता है उसमें मसल्स ही होते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ब्रीथिंग पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले मसल्स की बात करेंगे तो इसमें दो तरह के मसल्स आते हैं, एक डायफ्राम या फिर फ्रेनिक मसल्स और दूसरा इंटरकॉस्टल मसल्स। अब हम इसमें डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे और रिलैक्सेशन देखेंगे। अगर हम बात करें डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की, तो जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जब डायफ्राम डम्प शेप से फ्लैटिन डायफ्राम में कन्वर्ट होता है, तो उस समय जो थोरेसिक वैल्यूम है, यहाँ बता दें कि थोरेसिक चैम्बर जो होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो आप पीछे देख लीजिएगा। जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वैल्यूम, जो उसी को कहते हैं थोरेसिक वैल्यूम, जो थोरेसिक वैल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और फिर जब यही डायफ्राम मसल्स फ्लैटिन से फिर डम्प शेप में आते हैं, यानी कि फिर से रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, तो जो थोरेसिक वैल्यूम होता है फिर से इंक्रीज हो जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब हम दूसरे मसल्स की बात कर लेते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स में भी दो तरह के मसल्स होते हैं। एक जो डायफ्राम के ऊपरी हिस्से में, यानी कि बाहर के तरफ लगे होते हैं, स्टर्नम की तरफ, उसे हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। और जो अंदर की तरफ लगे होते हैं उसे हम इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में भी दोनों चीज़ें आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो थोरेसिक चैम्बर का जो वैल्यूम है वो बढ़ जाता है, और जब रिलैक्स होते हैं तो थोरेसिक चैम्बर का वैल्यूम घट जाता है। देखिए, इस नोट्स में डाटा बहुत ज़्यादा है, और अगर आप नोट्स खोल के अच्छे से नहीं देखेंगे तो सब सर के ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए नोट्स खोल के ही बैठें। तो हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो थोरेसिक वैल्यूम बढ़ जाती है। और जब यही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, या फिर शॉर्ट में इसको हम EICM भी कहते हैं, तो EICM जब रिलैक्स होते हैं तो थोरेसिक वैल्यूम घट जाती है। अगर हम बात करते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी कि EECM जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो थोरेसिक वैल्यूम घट जाती है, और जब रिलैक्स करते हैं तो थोरेसिक वैल्यूम बढ़ जाती है। मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का ठीक उल्टा होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम रनिंग करते हैं, यानी जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो उस समय जो हमारा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होता है वो काम करता है। और जब हम रिलैक्स मोड में बैठे होते हैं, जैसे कि इस समय बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स काम करता है। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म की पूरा जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। आपको पता होगा, स्टर्नम, डायफ्राम, रिब्स, वर्टिब्रा कॉलम। तो उसमें यहाँ पे हम देखने वाले मैकेनिज्म पूरी की कैसे ब्रीथिंग होता है और गैसेस कैसे एक्सचेंज करती हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर से गैस को ऑक्सीजन को अंदर लाना है और अंदर के CO2 को बाहर निकालना है, तो वो सब कैसे काम करता है। तो शुरुआत होती है डायफ्राम से। डायफ्राम डम्प शेप होता है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आराम कर रहा होता है, तभी आदेश आता है कि डायफ्राम अपना काम चालू कर देता है। डायफ्राम डम्प शेप से फ्लैटिन शेप में आ जाता है, यानी कि जो डायफ्राम डैम शेप था, चंद्रमा के आकार का था, वो फ्लैटिन बिल्कुल सीधा हो जाता है, और सीधा होने से अंदर का स्पेस बढ़ जाता है, वैल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और फिर इसको इंक्रीज होने के ठीक बाद जो रिब्स मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिससे कि थोरेसिक वैल्यूम बढ़ जाता है। मतलब डायफ्राम भी फ्लैटिन हो गया, थोड़ा सा वैल्यूम बढ़ा। फिर डायफ्राम के फ्लैटिन होने से जो स्टर्नम है वो भी ऊपर की तरफ चला जाता है, और जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं
उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरा वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे कि अंदर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल घट जाता है, एकदम माइनस में चला जाता है, और बाहर का जो ऑक्सीजन है या फिर एयर है वो सीधा हमारे थोरेसिक कैविटी में आ जाता है, यानी कि लंग्स में आ जाता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ की बात करेंगे, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और फोर्सफुली एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन आपको पता है कि जब हम एयर को अंदर लेते हैं तो ये क्रिया इंस्पायरेशन कहलाती है, और जब हम एयर को अंदर से यानी कि अपने लंग्स से बाहर निकालते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, तो यह एक्सपायरेशन कहलाती है। तो इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि डायफ्राम फ्लैटिन हो जाता है, और फ्लैटिन होने से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ये थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता कैसे है, एंट्रली पोस्टरली, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर में बढ़ता है, जिसको एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं। जो डायफ्राम मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे कि थोरेसिक वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे बढ़ जाता है। और दूसरा प्रोसेस होता है इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंट्राकॉस्टल मसल्स, इससे भी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन इसका एक्सिस अलग होता है, इसका डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस होता है। और इसमें जब डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए तब भी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, जब EICM कॉन्ट्रैक्ट किए तब भी थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो वॉल्यूम बढ़ा उससे टोटल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ गया, जिससे कि थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, और इतना डिक्रीज हुआ कि माइनस में चला गया। अब आपको पता है कि हमेशा जो गैसेज होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, तो वायुमंडल से जितने भी एयर थे वो सीधे हमारी कैविटी में चले गए, थोरेसिक कैविटी में चले गए, लंग्स में चले गए। तो ये बात हो गई इंस्पायरेशन की। अब अगला बात हम करेंगे एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, इसको करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मान लीजिए एक रबर है जिसको हम खींचे हैं, अब खींचने में तो हमें बल लगा, मेहनत करना पड़ा, एक्टिव होना पड़ा, लेकिन अब उसको फिर से अपने वाले रूप में लाना है, बस छोड़ दीजिए, रबर अपनी जगह पे चला जाएगा। तो दैट इज पैसिव प्रोसेस। तो एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। इसमें पहला क्या होता है, जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जो फ्लैटिन हुए थे, वो फिर से डम शेप में आते हैं, फिर से रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे कि थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। और ये जो थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसका एक्सिस की बात करें तो ये फिर से एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस होता है। दूसरा काम होता है इसमें रिलैक्सिंग ऑफ EIMC, एक्सटर्नल इंट्राकॉस्टल मसल्स। तो जब एक्सटर्नल इंट्राकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं तब भी थोरेसिक वॉल्यूम घटती है, लेकिन यह इसका एक्सिस अलग होता है, यह डॉर्सो वेंट्रली एक्सिस पे घटता है। और इन दोनों को मिला के जो पूरी हमारे थोरेसिक चैम्बर है, जो पूरा थोरेसिक वॉल्यूम है, वो डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज होने से जो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और इतना इंक्रीज हो जाता है कि एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो गया तो अंदर से जो भी हमारा एयर है वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। बस अब तीसरा बात कर लेते हैं हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन की। फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी एक एक्टिव प्रोसेस है। अब जो भी हम एयर अंदर से निकाल चुके हैं उसके बाद और एयर निकालना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम मदद लेंगे इंटरनल इंट्राकॉस्टल मसल्स। एक बार फिर से सुनिए, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। इंटरनल इंट्राकॉस्टल मसल्स IICM और एब्डोमिनल मसल्स, जो हमारे एब्डोमिनल हैं, जो पेट हैं, उन मसल्स, इन दोनों मसल्स का हेल्प लेंगे। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करने से जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, और जिससे जो हमारा थोरेसिक प्रेशर है वो हाईली इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और इसी से फोर्सफुली जो हमारे लंग्स में रेडिजियल एयर था वो बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग की। तो मेनली NCERT ने ब्रीथिंग को 2 टाइप से बांटा है। पहला एब्डोमिनल ब्रीथिंग, दूसरा थोरेसिक ब्रीथिंग। जो हम एब्डोमिनल मसल्स की सहायता से ब्रीथिंग करते हैं वो एब्डोमिनल ब्रीथिंग है, और जो हम थोरेसिक कैविटी में जो भी होता है, डायफ्राम होता है और भी एक्सटर्नल इंट्राकॉस्टल मसल्स होता है, उसकी सहायता से जो ब्रीथिंग करते हैं उसे थोरेसिक ब्रीथिंग कहते हैं। अगर हम बात करें एब्डोमिनल ब्रीथिंग की तो लगभग 75% हम पूरे दिन में 75% ब्रीथिंग एब्डोमिनल ब्रीथिंग की ही
करते हैं और एब्डोमिनल ब्रीथिंग को हम डायफ्राम ब्रीथिंग भी कहते हैं। एब्डोमिनल ब्रीथिंग में क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी के द्वारा ही जो वॉल्यूम है थोरेसिक वॉल्यूम और इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। और अगर हम बात करें थोरेसिक ब्रीथिंग की, तो थोरेसिक ब्रीथिंग को इंटरकॉस्टल ब्रीथिंग भी कहते हैं। यह पूरे दिन का लगभग 25% ब्रीथिंग होता है और यह जो ब्रीथिंग होता है थोरेसिक कैविटी के द्वारा ही थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। यहाँ पे एक चीज़ और, अगर हम क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई रनिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो उस समय एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है, उस समय थोरेसिक ब्रीथिंग होती है और बाकी समय एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है। एक बार फिर से सुनिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग हम पूरे दिन भर लेते हैं, मतलब इस समय आप बैठे हैं, इस समय आप फील करेंगे तो आपका जो एब्डोमेन है वो थोड़ा सा फुला होगा, थोड़ा सा पिचक रहा होगा, मतलब हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग कर रहे हैं रेस्टिंग केस में। और अगर हम रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं या एनीथिंग कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं तो उसमें हम थोरेसिक ब्रीथिंग करते हैं। हमारा जो सीना है वो ऊपर उठता है, नीचे जाता है, ऊपर उठता है, नीचे जाता है। इसलिए हम जब रनिंग करके या बहुत तेज़ दौड़ के आते हैं तो हांफते हैं, तो वही होता है थोरेसिक ब्रीथिंग। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी की यहाँ पे एक और पॉइंट है, सुन लीजिए। हम जो ब्रीथिंग करते हैं वो ब्रीथिंग कैपेसिटी पर मिनट 12 to 16 टाइम्स होता है। मतलब हम 1 मिनट में 12 से 16 बार अंदर एयर लेते हैं और अंदर से एयर बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एक यंत्र आता है, इसे स्पायरोमीटर कहते हैं और स्पायरोमीटर पे एक ग्राफ बना होता है जिसे स्पायरोग्राम कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लंग्स वॉल्यूम और स्पायरोग्राम की। लंग्स वॉल्यूम में पहला अगर बात करें हम टिडाल वॉल्यूम की, तो टिडाल वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम होता है, जो हम नॉर्मल इस समय जो है कि ब्रीथिंग कर रहे हैं, यानी कि आराम से बस रेस्टिंग केस में ब्रीथिंग करते जा रहे हैं, तो यह टिडाल वॉल्यूम होता है और यह 500 ml के बराबर होता है। और दूसरा, मान लीजिए हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेना चाह रहे हैं और ज़्यादा एयर अंदर लेना चाह रहे हैं फोर्सफुली, तो फोर्सफुली जो हम एयर अंदर लेंगे उसको कहते हैं हम IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका वैल्यू होता है 2500 to 3000 ml। और अगर हम मान लीजिए कि इस समय जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, जो एक्सहेल या फिर इनहेल कर रहे हैं, उसमें जो हम एयर अंदर से निकाल रहे हैं उससे भी ज़्यादा एयर निकालें जो हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन में कर रहे थे, वही यहाँ पे दूसरे नाम से आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका वैल्यू होता है 1000 से 1100 ml के बराबर, जिसे ERV के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज़ और, हम कितना एयर अंदर से निकाल दें, लेकिन कुछ ना कुछ एयर हमारे अंदर हमेशा पड़ा रहता है, जिसको हम रेडियूजल वॉल्यूम कहते हैं RV। यह होता है 1100 से 1200 ml। तो यहाँ पे होती है हमारे थर्ड नोट्स की कहानी ख़त्म। अब फिर मिलेंगे अगले कहानी में अगले मैजिकल नोट्स के साथ।